गुड इवनिंग बच्चों। मैं विवेकानंद चतुर्वेदी कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले एक वीडियो केवल हम लोगों ने देखा था जिसमें हमने रसायन विज्ञान के विषय वस्तु के बारे में आपसे चर्चा करा था कि उसे हम 2 भागों में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान भाग 1 और भाग 2। आज हम अपने पहले अध्याय को शुरू करेंगे, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इससे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं, इसकी पिक भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि इन वीडियो को आप देखें और ये जो लिखा हुआ है इसको अपने कॉपी पे खुद से लिखने का प्रयास करें। मैं आपको एक चीज महत्वपूर्ण बात बताऊं कि एक साइकोलॉजी होती है कि जब एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां, माने जितनी एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां हमारी एक साथ कार्य करती हैं, हमारे कार्य की महत्ता और हमारे कार्य की अस्थायित्वता उतनी ही अधिक दृढ़ता से सजग होती है। जब हम एक साथ कोई भी चीज, इसका मैं आपको उदाहरण भी दूं कि हम जो है टीवी में कुछ देखते हैं, दृश्य देखते हैं, तो वो स्टोरी हमें कितनी अच्छे से याद होती है, लेकिन केवल हम पढ़े रहते हैं या हमें सुना दिया जाता है तो वो हम जल्दी से भूल जाते हैं। वो हमें क्यों याद रहता है? क्योंकि उस टाइम हमारी 2 ज्ञानेंद्रियां साथ में थी। हमने क्या करा, हम आंख से देख भी रहे थे और चित्र को, परिस्थिति को देख के दिमाग से सोच भी रहे थे, और भी कोई कार्य भी हम कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां हमारी कार्य कर रही थी। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप लिख कर पढ़ने की कोशिश करें, आदत डालें। जब हम एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं तो जब हम कोई चीज देख के लिखते हैं तो वो चीजें सीधे हमारे मानसिक पटल पे अंकित होती हैं, जिसका स्थायित्व अधिक होता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में। टॉपिक वाइज हम इसको स्टडी करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आएगा हमारा। तो पहला है आपका रसायन का महत्व। विज्ञान के बारे में मैं आपको बताऊं तो विज्ञान की परिभाषा हम लोग कक्षा 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशिष्ट, विशाल, और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, यानी किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। और इस विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और रसायन विज्ञान के भी 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो भौतिक रसायन में हम क्या करते हैं कि जो भी रसायन बनते हैं, केमिकल बनते हैं, उनकी किन मात्रा को मिलाने से या कि उनका संगठन क्या होता है, संघटन क्या होता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्बनिक रसायन में हम कार्बन से युक्त यौगिक कैसे बनते हैं, उनका क्या उपयोग है, कैसे निर्माण होता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और अकार्बनिक रसायन में हम क्या प्राप्त करते हैं कि अकार्बनिक रसायन में जो कार्बन से रहित यौगिक होते हैं उसके बारे में। तो हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ये भौतिक रसायन का आपका टॉपिक है, रसायन विज्ञान के मूल अवधारणाएं। तो इसमें हम पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, रसायन का महत्व। जैसा कि सर्वविदित है और आप जानते भी हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम जो भी चीजें उपयोग करते हैं, खाने पीने से लेके कपड़ा, तमाम सारे चीजें हैं, क्षेत्र हैं जिनके में रसायन का उपयोग होता है, केमिकल्स का उपयोग होता है। 2-3 मैंने लिखा हुआ है। औषधि के क्षेत्र में जैसे तमाम दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं, नहीं पहले केवल जड़ी बूटियों से काम चलता था। कृषि के क्षेत्र में तमाम उत्तम किस्म के बीज, उर्वरक इत्यादि चीजें हो गई हैं। सौंदर्य प्रसाधन में एक से एक कॉस्मेटिक चीजें आ गई हैं। दैनिक जीवन में जो हम अपने उपयोग करते हैं, जो भी चीजें जैसे साबुन, निरमा, शैम्पू, क्रीम इत्यादि जो चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका महत्व आप जानते हैं। रसायन विज्ञान का महत्व क्या करता है? केमिकल्स की जो फैक्ट्रियां होती हैं वह अर्थव्यवस्था में भी मदद करता है। तो इत्यादि बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आपकी जानकारी में है। चलिए अब हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, द्रव्य। पहला टॉपिक है हमारा द्रव्य। द्रव्य की परिभाषा होती है कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है
और जो स्थान घेरता है, एकदम सरल भाषा में बात करें तो कोई भी वस्तु, एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी संसार की वह वस्तु जिसमें खुद का द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। जैसे कलम, कॉपी, किताब, ये मैं अपने शिक्षा के क्षेत्र की बातें कर रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, तमाम सारे उदाहरण हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनको जब हम, जैसे कलम हो गया, कलम को मैं अपने हाथ पे रखूं तो हमें एक भार महसूस होता है, कॉपी को उठाऊं तो एक भार महसूस होता है किसी भी सामान को उठाने पे। तो वो किस वजह से आता है? उनके द्रव्यमान के वजह से होता है। उनके अंदर कुछ न कुछ होता है जिसके वजह से हमें वो भार महसूस होता है और उस भार को हम द्रव्यमान कहते हैं। और जब कोई भी चीज द्रव्यमान है यानी कि उसका एक जो है मात्रा है, तो उसे आप रखेंगे, कलम को रखने के लिए स्पेस चाहिए होता है, स्थान चाहिए होता है। तो वही होता है द्रव्य, कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य की अवस्था के बारे में हम बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं द्रव्य की अवस्था। एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, 3 प्रकार की ये अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब जैसे द्रव्य की हम बात करें कि द्रव्य बनते किससे हैं, तो ये मैंने देखिए नीचे लिख रखा है अवयवी कण, यानी ये आयन, परमाणु, अणु, ये 3 अवयवी कण होते हैं। इनमें से किसी न किसी एक से ही, कोई आयन से, कोई परमाणु से, कोई अणु से मिलके बना होता है। इन्हें उस द्रव्य का अवयवी कण कहा जाता है। तो इन्हीं अवयवी कणों से मिलके हमारी 3 अवस्था बनती है, ठोस, द्रव, गैस। अब आइए हम इनको परिभाषित करें, ठोस, द्रव, गैस को, कुछ गुणों के माध्यम से। जैसा कि आप ये तालिका देख रहे हैं, मैंने बनाया हुआ है और इसमें 4 बिंदु मैंने लिखे हैं। पहला लिखा है मैंने आकार। तो आकार की बात हम करें अगर तीनों क्षेत्रों में, ठोस में, द्रव में, गैस में, तो ठोस का जो आकार होता है वह निश्चित होता है। किसी भी ठोस वस्तु के बारे में आप देखें, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, कॉपी, किताब, कलम, ये सारी ठोस वस्तुएं हैं, यानी जिनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है और उनमें मजबूती होती है, उसे हम ठोस कहते हैं। तो इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव के बारे में बात करें तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। द्रव को क्या करते हैं हम? पहले ठोस की ही बातें कर लेते हैं। तो ठोस में क्या होता है कि इनका आकार निश्चित होता है। आकार किसी भी चीज का क्या होता है? जो हमें दिखाई देता है, जो एक निश्चित नियत होता है आकार। जैसे आम हो गया, तो आम का एक आकार होता है, ठीक है, कि वह ऐसा दिखेगा। कलम हो गया कि उसमें ऊपर कैप लगा होगा, अंदर रिफिल होगी, ये क्या हो गया? ये जो है आकार हो गया उसका। तो ये क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है कि जो द्रव्यमान होता है किसी भी चीज का, वह कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरता है, वो उसकी जो स्थान घेरने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। तो ठोस में आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। तीसरा बिंदु आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी क्या होती है? जैसा कि इस चित्र के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूं आपको। चित्र तो छोटा ही है। जैसे ये एक द्रव का मैंने लिखा हुआ है, ये डॉट डॉट आपको दिख रहे होंगे। तो पहला डॉट और दूसरे डॉट, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह आप देखेंगे तो इनके बीच में कुछ दूरी दिखाई दे रही है आपको। उसी दूरी को हम कहते हैं अंतरा आणविक दूरी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आणविक यानी कि अणुओं के बीच की दूरी, यानी अंतर। एक अणु से दूसरे अणु के बीच का जो अंतर होता है उसे कहते हैं अंतरा आणविक दूरी। तो ठोस में क्या होते हैं? ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, तो ये अंतरा आणविक दूरी ठोस में बिल्कुल नगण्य होती है, न के बराबर होती है। अब वही जो अंतरा आणविक दूरी होती है, उनके बीच क्या होता है कि दोनों कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है।
चूंकि उन कणों का भी मास होता है तो उसके वजह से उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, तो उसे हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। और ये दूरी बिल्कुल कम होती है, और हम जानते हैं कि दूरी और बल में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध से तात्पर्य ये होता है कि ऐसी राशि कि एक मान को आप बढ़ाएं तो दूसरा घटे। ठीक है, तो ये अंतरा आणविक बल क्या होता है, सबसे अधिक। यानी ठोस को हम अगर पूर्ण रूपेण परिभाषित करें तो ऐसी वस्तु जिसका आयतन आकार निश्चित होता है, उनके कण बिल्कुल पास पास होते हैं, उनकी अंतराणविक दूरी कम होती है और अंतराणविक बल सबसे अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार द्रव के बारे में हम बात करें तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे कि एक ग्लास है तो उस ग्लास की क्षमता निश्चित है कि इसमें 500 मिलीलीटर पानी आएगा, कि 1 लीटर पानी आएगा, कि 700 मिलीलीटर पानी आएगा। लेकिन उस द्रव को क्या है कि जब उस ग्लास में रखेंगे आप तो वो ग्लास के आकार का होगा, जग में रखेंगे जग के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी के आकार का हो जाएगा। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता, जिस पात्र में भरा जाता है उस पात्र के आकार का हो जाता है, परंतु इसका आयतन निश्चित होता है। और अंतरा आणविक दूरी की हम बात करें तो ठोस की तुलना में क्या होता है, ये कम होता है, यानी कि थोड़ा सा अधिक होता है, इनके अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी अधिक होती है। और अंतरा आणविक बल की हम बात करें तो दूरी अधिक होने की वजह से ठोस की तुलना में इनका बल भी क्या होता है, कम हो जाता है। दूसरा है आपका अनिश्चित, यानी कि गैस की हम बात करें तो इनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इन्हें जितने भी स्पेस में आप, जितने भी स्थान में आप इन्हें रखोगे तो ये सर्वत्र क्या होते हैं, फैल जाते हैं। जैसे परफ्यूम को हम सेंट को क्या करते हैं, कमरे में एक जगह स्प्रे करते हैं लेकिन पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाती है। अंतरा आणविक दूरी की बात करें तो अंतरा आणविक दूरी जो है सबसे अधिक होती है गैस में, और सबसे अधिक दूरी होने की वजह से अंतरा आणविक बल क्या होता है, उतना ही कम होता है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ठोस में दो अणु जो गोला गोला मैंने बनाया है कितने पास पास हैं, यानी इनके कण बिल्कुल एकदम पास पास अस्थायी होते हैं, जिससे इनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, अंतरा आणविक दूरी कम होती है, बल अधिक होता है। अब द्रव में आप देखें तो ये दूरी बढ़ जा रही है, बल कम हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं गैस में अणु कितने पास पास हैं, यानी कि ठोस द्रव गैस इस प्रकार हो गए परिभाषित। अब हम इनकी अवस्था परिवर्तन की बात करें, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अवस्था परिवर्तन की बात करें तो ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित होता है, और द्रव को जब और अधिक गर्म करते हैं तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। और पुनः इसका रिवर्स प्रोसेस करें, गैस को ठंडा करें तो द्रव में, और द्रव को और ठंडा करें तो ठोस में। और इसका कारण क्या होता है, ताप और दाब का प्रभाव। जब हम गर्म करते हैं तो ताप को बढ़ाते हैं यानी ठोस को, और अधिक ताप देने पे वह द्रव में, और द्रव को और अधिक ताप देने पर वह गैस में। और गैस पे जब दाब अप्लाई करा जाता है, लागू किया जाता है, तो वह द्रव में बदलता है, और दाब उस पर अप्लाई करें तो वह किस में बदल जाता है, ठोस में। इसका सबसे सरल और साधारण उदाहरण आपको जल क्या होता है, जब उसे हम ठंडा करते हैं तो वह ठोस में बदल जाता है, पिघलाने पे जल में बदल जाता है, और उसे गर्म कर दें तो वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है रसायन विज्ञान का जो हमारा पहला अध्याय है उसकी मूल अवधारणा कि किन किन क्षेत्रों में रसायन का महत्व है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती हैं, उनको मैंने परिभाषित करने की कोशिश करी। द्रव्य का अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसको आपने देखा, इसका कारण देखा, तो इसे आप अध्ययन करें। अब जो है फिर कल से आपको कंटिन्यू वीडियोज मिलेंगी, तो कल सुबह से ही आप अपना कंटिन्यू अध्ययन करें, पढ़ाई करें अच्छे से। और तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।